सिंधु नदी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सिंधु को इंडस भी कहा जाता है। यूनानी भाषा में इसे इंडस कहा गया, ईरानी भाषा में इसे हिंदू कहा गया, क्योंकि ईरानी क्या बोलते हैं, स की जगह पर ह बोलते हैं, इसलिए उन्हें सिंधु को हिंदू कहा और इसके पूर्व वाले क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा। हम सिंधु नदी के बारे में देख लेते हैं कि कहाँ से उद्गमित होती है, कहाँ जाकर इसका पानी खत्म होता है। तो तिब्बत चीन के अंदर एक झील है, उस झील का नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से ऐसे 3 नदियां प्रवाहित होती है। एक नदी तो इधर ऊपर होकर अरब सागर में, सिंधु की एक सहायक नदी है सतलज नदी, और एक नदी इधर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। जो ऊपर से निकल रही है वो कौन सी नदी हुई, सिंधु नदी। सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील। कहाँ पर है ये, तिब्बत चीन में। मानसरोवर झील में एक स्थान है बोखर चू हिमनद। कहां से निकलती हैं, बोखर चू हिमनद से। कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी। यहां से प्रवाहित होने के बाद हमारे भारत में प्रवेश करती। भारत में प्रवेश करने के बाद ये पाकिस्तान में चली जाती। पाकिस्तान में चले जाने के बाद एक पाकिस्तान का प्रसिद्ध शहर है कराची। कहां पर पड़ता है ये, पाकिस्तान में। कराची पाकिस्तान के पास से ही है, किसमें मिल जाती हैं, अरब सागर में। अपने पानी को किसमें गिराती हैं, सिंधु नदी अरब सागर में गिरा देती है। अगर मैं सिंधु की बात करूं, सिंधु आज से नहीं, प्राचीन काल से बहुत फेमस नदी मानी जाती है। आपने देखा होगा प्राचीनतम सभ्यताएं जितनी भी हुई, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, वो सभ्यताएं किसके किनारे स्थित थी, सिंधु नदी के किनारे ही स्थित थी। इसलिए सिंधु नदी आज से नहीं, प्राचीन काल से ही बहुत फेमस नदी मानी जाती है। सिंधु नदी निकलती कहाँ से है, मानसरोवर झील बोखर चू हिमनद से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद भारत में प्रवाहित होती है। भारत में प्रवाहित होने के बाद पाकिस्तान चली जाती है। पाकिस्तान के बाद कराची पाकिस्तान अरब सागर में अपने पानी को गिरा देती है। अगर मैं बात करूं तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो अगर मैं सहायक नदियों की बात करता हूं तो इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी मानी जाती हैं। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सिंधु नदी यूं निकल रही है तो ये वाला भाग तो कौन सा हो गया इसका, बायां भाग, और ये वाला भाग कौन सा हो गया, दायां भाग। तो बाएं भाग से सिंधु की सहायक नदियां, दाएं भाग से सिंधु की सहायक नदियां। तो हम देख लेते हैं पहले दाएं भाग वाले से। तो दाएं भाग कौन सा आएगा, ये वाला भाग। तो दाएं भाग से एक नदी आकर मिलती है, उस नदी का क्या नाम है, काबुल। ये सबसे मुख्य नदी मानी जाती है दाएं भाग से आकर मिलने वाले में। काबुल है, खुर्रम है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो गोमल है। ये इसके दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। अब मैं बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों के बारे में बताता हूं, तो उसको हम एक सीरियल से याद रखना पड़ेगा। सीरियल से याद रखेंगे क्योंकि बहुत सी बार पूछ लिया जाता है कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर वाले भाग। तो सर्वप्रथम मैं बात करूं तो नंबर 1 पर आती है झेलम। नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं तो चिनाव। नंबर 3 की मैं बात करूं तो रावी। नंबर 4 पर आती है व्यास, और 5 नंबर पर कौन सी है, सतलज, और इसे हम क्या बोलते हैं, पंचनद। पंचनद नदियां जो किसमें अपने पानी को प्रवाहित करती है, सिंधु नदी में प्रवाहित करती है। तो इन नदियों के बारे में भी हम देख सकते हैं। सर्वप्रथम इसमें देख लेते हैं पहली नदी कौन सी आएगी इसमें, हमारे झेलम नदी। तो झेलम नदी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है, पहले तो इसका उद्गम देख लेते हैं। झेलम नदी निकलती है शेषनाग, शेषनाग या वेरीनाग। ये एक झील है, कहाँ पर स्थित है झील, J&K जम्मू कश्मीर में। शेषनाग या वेरीनाग नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है, ये निकलती है हमारे झेलम नदी। अब मैं झेलम नदी को यहीं पर छोड़ देता हूँ क्योंकि किसी नदी में जाकर मिलेगी। यहाँ से प्रवाहित होने के बाद यहाँ पर एक झील का नाम है, उस झील का नाम है वुलर झील। कहाँ पर स्थित है ये, जम्मू कश्मीर में। डल झील किसके किनारे स्थित है ये, हमारे
झेलम के नदी के तट पर। तो झेलम नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है और उसके किनारे पर कौन कौन सी, वुलर झील और डल झील। कौन सी नदी, झेलम, यहाँ से निकलती है और यहाँ से प्रवाहित होने के बाद चिनाब नदी में, पाकिस्तान के अंदर जाकर चिनाब नदी में अपने पानी को गिरा देती है। कौन सी नदी, झेलम नदी। झेलम नदी की अगर मैं बात करूं तो आज से बहुत समय पहले, प्राचीन समय में आपने एक युद्ध सुना होगा पोरस और सिकंदर के मध्य। वो झेलम नदी का तट था, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा युद्ध भी माना जाता है। जिस सिकंदर ने पूरे विश्व को रौंद डाला, उस झेलम नदी के तट पर आकर सिकंदर ने अपने हाथ फैला दिए थे। किसके सामने, पोरस के सामने। एक छोटी सी रियासत वाला एक छोटा सा शासक जिसने अपने मातृभूमि के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए अपनी पूरी ताकत से किसके विरुद्ध युद्ध किया था, सिकंदर के विरुद्ध युद्ध किया था और उसे दबे पांव वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया था। वो झेलम नदी के तट पर ही लड़ा गया युद्ध था। कहा जाता है कि सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध हुआ, तो सिकंदर और पोरस में युद्ध हुआ तो सिकंदर को लगा कि मैंने बड़ी बड़ी रियासतें पराजित की हैं, जैसे पारस, मिस्र, बेबीलोनिया आदि बड़ी बड़ी रियासतें पराजित की हैं। विश्व में सब बड़े, इतनी बड़ी बड़ी रियासतें थी जो सब मैंने पराजित की, लेकिन एक छोटी सी रियासत का इतना छोटा सा शासक। तो उसके मन में आया कि एक भारत का एक छोटी सी रियासत इतनी ताकतवर है, तो भारत के अंदर घुसूंगा तो मुझे कितनी बड़ी मिलेगी। लेकिन इस युद्ध में से कहा जाता है कि पोरस पराजित हो जाता है। जब पोरस से पूछा जाता है सिकंदर के द्वारा कि एक राजा का दूसरे राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए या कैसा कार्य करना चाहिए, तो पोरस ने कहा था कि एक राजा दूसरे राजा के साथ क्या करता है वो आपको पता है। इस बात को सुनकर सिकंदर के मन में आया कि यहाँ तो बहुत ताकतवर शासक होते हैं। वो कौन सी नदी के तट पर लड़े गए थे, झेलम नदी के तट पर लड़े गए थे। इसके बाद अगर हम चलते हैं, उसके बाद नदी आती है हमारे चिनाब नदी। कौन सी नदी आएगी, चिनाब नदी। चिनाब नदी यहाँ से बढ़ती है और अपने पानी को कहाँ गिरा देती है, सिंधु नदी के अंदर। सिंधु नदी में कहाँ, पाकिस्तान में। और जहाँ पर ये पानी को गिराती हैं वहाँ पर एक बांध बना हुआ है, मंगला बांध। कौन सा बांध बना हुआ है, मंगला बांध बना हुआ है। अब चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, तो चिनाब नदी निकलती है हमारे बड़ा लाछा दर्रे से। बड़ा लाछा दर्रे से कहाँ से निकल रही है ये, बड़ा लाछा दर्रा। कौन सी नदी निकल रही है हमारे, चिनाब नदी। बड़ा लाछा दर्रा यहाँ पर क्या है कि एक तो इस तरफ से और एक इस तरफ से, एक तो आती है चंद्रभागा नदी और एक आती है भागा नदी। दो नदी आकर यहाँ पर मिलती है और यहीं से किसका प्रभावित होता है या उद्गम होता है, चिनाब नदी का उद्गम होता है। ये यहाँ से निकलती है। बड़ा लाछा दर्रा कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। झेलम का उद्गम जम्मू कश्मीर से, चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से है हमारे, हिमाचल प्रदेश, बड़ा लाछा। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है, रावी नदी। कौन सी नदी है, रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से जाकर प्रवाहित होती है और अपने पानी को किस में गिरा देती हैं, ये चिनाब नदी के अंदर। किस में गिरा देती हैं, चिनाब नदी के अंदर। यहीं पास में से रोहतांग दर्रे से एक नदी निकलती है, उस नदी का क्या नाम है, व्यास नदी। क्या नाम है उसका, व्यास नदी। ये भी रोहतांग दर्रे से निकलती हैं, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि जहाँ से निकलते हैं उसे व्यास सरोवर कहा जाता है। व्यास सरोवर से व्यास नदी प्रवाहित होती हैं और अपने पानी को हिमाचल प्रदेश, पंजाब होते हुए किस में गिरा देती हैं, सतलज में गिरा देती हैं, जहाँ पर हरि के बिराज नामक बांध बनाया गया है, जो कहा जाता है कि ये मरुस्थल को पानी देने का कार्य करता है, जिसपे विश्व की सबसे बड़ी जल परियोजना कहें या नहर परियोजना कहें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनी हुई है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इसके जो यहाँ से निकली हुई नदी है, उस नदी का नाम है सतलज नदी। कौन सी नदी है, सतलज नदी। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील के राक्षस ताल नामक स्थान से। कहाँ से निकल रही है सतलज नदी, मानसरोवर के राक्षस ताल नामक स्थान पर तिब्बत
चीन से कौन सी नदी निकल रही है यहाँ से? सतलज नदी प्रवाहित होती है। यहाँ से प्रवाहित होने के बाद इसमें व्यास नदी गिर जाती है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद ये अपने पानी को किस में गिरा देती है? चिनाव में। और चिनाव अपने पानी को किस में जाकर गिरा देती है? सिंधु नदी के अंदर। इस प्रकार हमने देखा कि सिंधु की सहायक नदियों के बारे में जाना। तो इसमें दाएं से मिलने वाली काबुल, खुर्रम, गोमल, हम कह सकते हैं दाएं वाले भाग से। और बाएं वाले भाग से कौन कौन सी हैं? झेलम। कहाँ से निकलती हैं? शेषनाग, वेरीनाग, जम्मू कश्मीर से। इस पर वुलर झील, डल झील स्थित हैं। उसके बाद बात करते हैं चिनाब नदी की। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? बड़ा लाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश से। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। ये भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। व्यास नदी वही रोहतांग दर्रे से, हिमाचल प्रदेश के अंदर। सतलज नदी निकलती है हमारे राक्षस ताल, तिब्बत, चीन से। इस प्रकार से ये नदियों का क्रम है। सर्वप्रथम मिलेगी झेलम, जो कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से। ये आपको याद रखना है, झेलम जम्मू कश्मीर, चिनाब हिमाचल प्रदेश, रावी हिमाचल प्रदेश, व्यास हिमाचल प्रदेश। इसकी जो 3 नदियाँ हैं, चिनाब, रावी और व्यास, ये क्रम अपने को याद रखना है। ये तीनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश से। और सतलज निकल रही है तिब्बत, चीन से। कहाँ से निकल रही है? तिब्बत, चीन से निकलती है। इस प्रकार से हमने सिंधु नदियों के बारे में जाना। इसकी सहायक नदियां देखी तो हमने देखा सिंधु, इंडस। हम बात कर लेते हैं सिंधु की लंबाई की। तो सिंधु की कुल लंबाई बताई गई है 2880 किलोमीटर। सिंधु की कुल लंबाई का मतलब होता है जहां से उद्गम होता है और वहां से प्रवाहित होने के बाद जिसका अंतिम छोर होता है वहां तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2880। और भारत में इसकी लंबाई कितनी बताई गई है? तो भारत में इसकी लंबाई है 1134 किलोमीटर। क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु की कुल लंबाई कितनी है? 2880। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1134 किलोमीटर। तो हम सिंधु के बारे में, इसकी लंबाई के बारे में बता सकते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु का उद्गम कहाँ से होता है? तो बोकर-चू हिमनद, मानसरोवर झील, तिब्बत, चीन से। इसका मुहाना कहाँ पर है? कराची, पाकिस्तान, अरब सागर में। वहां जाकर अपने पानी को गिरा देती है। इसकी सहायक नदियों की अगर बात करते हैं तो दाएं से काबुल, खुर्रम, गोमल। बाएं से बात करता हूं तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम निकलती है जम्मू कश्मीर से, चिनाब निकलती है हिमाचल प्रदेश से, रावी निकलती है हिमाचल प्रदेश से, व्यास निकलती है हिमाचल प्रदेश से और सतलज निकल रही है हमारे तिब्बत से। तो इसकी बाएं भाग में 3 नदियां तो हिमाचल प्रदेश से हैं, एक है हमारे जम्मू कश्मीर से और एक निकलती है तिब्बत, चीन से। इस प्रकार से हमने सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में भी देखा। आपको समझ में आया होगा। आगे हम इसके बारे में कुछ डिटेलली और बड़ा लेंसी पढ़ेंगे और उसके बारे में हम इसको बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।